हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ बी स्मार्ट एकेडमी। हम इनकम फ्रॉम सैलरीज ये चैप्टर कवर कर रहे हैं और दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए, जिसमें हमने परक्विजिट का चैप्टर स्टार्ट किया है। अलाउंसेस का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है हमारा। और परक्विजिट में सबसे पहले वाली परक्विजिट जो है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर, ये तीन पार्ट हम अभी तक कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के सेशन में एकोमोडेशन के पार्ट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा पार्ट है, वो सबसे पहले देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि कंपनी एम्प्लॉय को एक घर दे रही है रहने के लिए, और उसका वैल्यूएशन कैसे करना है ये अच्छी तरह से हम देख चुके। इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम्स भी हमने सॉल्व किए। अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि अगर एम्प्लॉय को एकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पे? होटल में, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। मतलब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, मान लीजिए ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, राइट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एकोमोडेशन कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? होटल में प्रोवाइड कर रहा है। मतलब होटल में रहने के लिए यहाँ पे जगह दे रहा है। तो ऐसी केस में क्या होगा, देखिए, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, हमें क्या करना है, परक्विजिट की वैल्यू निकालना है। मतलब एम्प्लॉय को जितना बेनिफिट मिलता है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, और वो उसकी सैलरी में ऐड करनी होती है। तो इस केस में सिंपल परक्विजिट क्या रहेगी? तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग: 24% ऑफ द सैलरी फॉर द पीरियड सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। मतलब जितने दिन ये एम्प्लॉयर होटल में रहेगा, जितने दिन, हाँ, जितने दिन रहेगा, 24% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। सैलरी का मतलब क्या है? वही है, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस अलाउंसेस एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, राइट। तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल। एक्चुअल चार्जेस पे कंपनी ने कितना किया था उस होटल को। अब देखिए, होटल तो कंपनी का खुद का नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन नहीं मान के चल रहे अपन, कंपनी जितना होटल को रेंट पे कर रही है इसके रहने के लिए, या तो वो या तो फिर 24% ऑफ सैलरी, उनमें से जो मिनिमम रहेगा उसका हमें परक्विजिट का वो परक्विजिट मान के हमें उसकी सैलरी में ऐड करना। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ। हाउएवर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर नीचे दी गई हुई कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है, देन नथिंग इज टैक्सेबल। नथिंग इज टैक्सेबल का मतलब ये परक्विजिट टैक्सेबल नहीं मानी जाएंगी। तो कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहले वाली कंडीशन है, यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन है कि अगर ये एकोमोडेशन सिर्फ 15 दिन के लिए प्रोवाइड किया गया है इन एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का मतलब क्या है? साल भर में 15 दिन से ज्यादा एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया, है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होटल में रहने के लिए यहाँ पैसा दे रहा है या फिर होटल का भाड़ा भर रहा है, वो कितने दिन तक होना चाहिए? मैक्सिमम 15 डेज। अगर 15 दिन से ऊपर चला गया तो टैक्सेबल बन जाएगा। दूसरी बात, सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये दो चीजें छोड़ के, है ना, ये दो चीजें छोड़ के अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, मतलब पहली वाली केस में 15 डेज से ज्यादा एकोमोडेशन है, सेकंड वाली केस में ट्रांसफर भी नहीं हुआ था, ऐसे होटल में रहने के लिए जगह दिया जाए, तो यहाँ पे वो परक्विजिट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर एम्प्लॉय से कुछ हम रेंट लेते तो वो रेंट एज यूजुअल क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा अपनी परक्विजिट में से। तो ये सिंपल है, इतना ज्यादा फोकस करने की इसमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है कि इफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 15 डेज, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि कंपनी ने 45 डेज रहने के लिए दिया होटल में, आपकी सुविधा बनाई, आपको रहने के लिए जगह दे दिया 45 डेज, तो 15 दिन का एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी 30 डेज का यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक परक्विजिट थी सिंपल वाली। बाकी का कैलकुलेशन तो एज इट इज रहेगा, सैलरी वही रहेगी, बस होटल में दिया तो इसके ऊपर
अलग से, मतलब जो भी 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल, ये देखा जाएगा और उसके ऊपर यहाँ पे परक्विजिट ऐड की जाएगी। इसके ऊपर अगर कोई सम होता है तो हम जरूर देखेंगे इसके ऊपर, फाइनल में जब हम सम देखेंगे तब इसमें ये बात यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आज के क्लास में एक नई परक्विजिट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वैसे तो सीरियली देखा जाए तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय एम्प्लॉयर, ये वाली परक्विजिट हम बाद में देखेंगे, और वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर टू द एसएससी, ये वाला भी हम बाद में पार्ट कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजिट है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटार कार, राइट। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटार कार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट परक्विजिट है। बस एक दो परक्विजिट ऐसी है और एक दो परक्विजिट ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बाकी की सारी परक्विजिट तो इजी परक्विजिट है, राइट। तो ये कार की परक्विजिट स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, तो बने रहिए मेरे साथ। कार की परक्विजिट क्या एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले ये बात समझ लेंगे, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ मोटर, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एम्प्लॉयर है, मान लीजिए ये कौन है, एम्प्लॉयर है। ये कार है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, और ये एम्प्लॉई है, राइट। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बंदे को मतलब क्या, बंदा मतलब एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं मैं, बंदे को कार दे रही है ना। कार किसकी है, दो चीजें हो सकती है, कार किसकी है इसमें, या तो कार कंपनी की खुद की कार है, या तो ओन बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा हो सकता है नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर कार दे रहा है, किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को कार दे रहा है। अब कार देने की वजह क्या हो सकती है, कार देने की तीन वजह हो सकती है, वन बाय वन वो वजह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कार देने की तीन वजह हो सकती है। सबसे पहली वाली वजह हो सकती है, कार एम्प्लॉय को दिया और बोला कि भाई ये कार ले ले तू, और ऑफिस पर्पज के जो भी काम होंगे, है ना, फॉर, ऐसा लिख देता हूं मैं, फॉर यूज ऑफ ऑफिस पर्पज। मान लीजिए इस एम्प्लॉय को क्लाइंट लोगों से मिलना पड़ता है, बड़े बड़े क्लाइंट्स है कंपनी के। अब बड़े बड़े क्लाइंट है तो ऑटो में थोड़ी ना जाएगा एम्प्लॉय। अब 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट सपोज बेच रहे हैं हम लोग, है ना, बड़ी कंपनी है सपोज मान लो, जिनके प्रोडक्ट करोड़ों में है, तो ऐसे करोड़ों के प्रोजेक्ट बेचने के लिए बंदा ऑटो में थोड़ी ना जाएगा। कंपनी क्या करेगी, उसको कार देगी कि भाई तू ये कार रख ले, कार में चला जा और अपने क्लाइंट लोगों से मिलकर के डील सेटल कर ले। तो यहाँ पे कार देने की वजह क्या थी, फॉर ऑफिस पर्पज ओनली, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ऑफिस पर्पज के लिए दिया तो ये एम्प्लॉय कार में बैठ के चला जाएगा, अपने क्लाइंट से मिलेगा, क्लाइंट से मिलने के बाद कार ऑफिस में पार्क करेगा, और ऑफिस में पार्क करने के बाद खुद से अपनी जो मतलब उसकी जो गाड़ी है, उस गाड़ी से वो घर चला जाएगा, मतलब ये कार घर लेके नहीं जाएगा, ऑफिस टू ऑफिस ये कार यूज करना है, बस काम खत्म हो गया तो कार रिटर्न ऑफिस में जमा कर दी। इसे बोलते हैं प्योर यूज ऑफ ऑफिस पर्पज, राइट। तो प्योरली ये कार कहाँ पे यूज कर रहा हो, ऑफिस पर्पज के लिए, मतलब जो भी क्लाइंट से कहीं मीटिंग पे जाना है, तो सारी चीजें जो कंपनी की है, कंपनी से रिलेटेड सारी चीजों के लिए कार यूज कर रहा है। दूसरा यहाँ पे यूज क्या हो सकता है, फॉर पर्सनल पर्पज के लिए कार दिया। पर्सनल पर्पज मतलब क्या, ये कार दिया है एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉयर ने कार दिया, बोला कि ये कार रख ले बेटा तू,
और तेरे जो भी पर्सनल काम है, पर्सनल काम क्या है, बीवी को घुमाना हो सकता है, गर्लफ्रेंड को घुमाना हो सकता है, बच्चों को घुमाना हो सकता है, जो भी तेरे घर लेके जा तू, क्योंकि तू बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है कंपनी के लिए, बड़ा ही कमाल का एम्प्लॉय है तू हमारे लिए, तो हम तुझे क्या देते, ऑफिस के लिए तो अलग कार दे ही देंगे, लेकिन तेरे पर्सनल पर्पज के लिए भी हम कार दे देंगे। तो ये पर्सनल पर्पज वाली कार जो है वो किसके लिए यूज करेगा एम्प्लॉय, अपने खुद के यूज, मतलब मार्केट में जाना है, बीवी को घूमने लेके जाना है, कहीं और किसी फंक्शन में जाना है, तो मतलब खुद का यूज, यहाँ पे कंपनी का कोई यूज नहीं कर रहा है वो कार का, खुद यूज कर रहा है। और कार में पेट्रोल कौन डालेगा, कंपनी डाल रही है, एम्प्लॉयर डाल रहा है। कार का मेंटेनेंस भी कंपनी देख रही है, कार में जो भी पेट्रोल का खर्चा है, सारी चीजें वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। इसको बस कार लेके जाना है और एंजॉय करना है, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे हो सकती है बोथ पर्पज। बोथ पर्पज जनरली ये कैटेगरी में बहुत ज्यादा यहाँ पे काम होता है। बोथ पर्पज का मतलब क्या, कि जब ऑफिस का टाइम होगा तो तू ये कार कहाँ पे यूज करेगा, ऑफिस में यूज करेगा। ऑफिस का टाइम खत्म हो गया तो इसी कार से तू अपने घर जाएगा, और घर जाने के बाद ये कार तू अपने पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज कर सकता है। पर्सनल पर्पज, मार्केट जाना, घूमने जाना, सारी चीजें, मतलब दोनों चीजों के लिए ये बंदा काम कर रहा है। मतलब ऑफिस की मीटिंग्स भी इसी कार में अटेंड कर रहा है, और घर का भी यहाँ पे जो भी मतलब ट्रैवलिंग है इसी कार से कर रहा है। तो दोनों पर्पज के लिए यहाँ पे कार का यूज हो सकता है। तो यहाँ पे समअप करता हूं मैं कंसेप्ट का। एम्प्लॉयर ने क्या दिया, एम्प्लॉय को कार दिया। कार एम्प्लॉय किस रीजंस के लिए यूज कर सकता है, सबसे पहला वाला रीजन, ओनली फॉर ऑफिस पर्पज, ऑफिस टू ऑफिस यूज करेगा, फिर बाद में ऑफिस में गाड़ी पार्क करेगा और घर चला जाएगा, कार लेके नहीं जाएगा। दूसरा, फॉर पर्सनल पर्पज, मतलब बड़ा एम्प्लॉय है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, तो उसे सेपरेट कार दे करके रखी है कंपनी ने, कि भाई तेरे पर्सनल पर्पज भी तू इसमें कर सकता है, पूरा पर्सनल लेवल पे तुझे ये कार दे दी हमने, तू यूज कर ले, कहीं पे भी जाके यूज कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा पर्पज क्या है, बोथ पर्पज, मतलब ऑफिस के लिए भी यूज करता है और पर्सनल के लिए भी यूज करता है। मतलब कार की चाबी दे दी, कार दे दी, ऑफिस के लिए यूज कर, ऑफिस का काम खत्म होने के बाद तू कार कहीं पे भी लेके जा, नो प्रॉब्लम। अब कार में मैंने जैसे बोला था कि कार किसकी हो सकती है, कार या तो खुद एम्प्लॉयर की हो सकती है, मतलब एम्प्लॉयर ने परचेस करके रखी है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारी कारें होती है, राइट। ये कार जो है वो एम्प्लॉयर की खुद की कार है, उसने पैसा देके खरीद लिया है, या फिर ये कार एम्प्लॉयर ने हायर किया है। हायर का मतलब समझते हो, रेंट पे लिया है ना, रेंट लिया, और रेंट पे लेके किसको दे रहा है, रेंट पे लेके इसको दे रहा है। ये चीजें यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसमें परक्विजिट क्या है। परक्विजिट का मतलब क्या है, बेनिफिट, नॉन कैश बेनिफिट। अब कार दिया मतलब पैसा दिया क्या, पैसा नहीं दिया, लेकिन कार दिया इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉय को बेनिफिट तो मिल रहा है ना, है ना, बेनिफिट मिल रहा है। एम्प्लॉय को खुद की कार परचेस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सारा खर्चा कंपनी उठा रही है ना। तो यहाँ पे ये जो परक्विजिट है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है कि क्या परक्विजिट है, एम्प्लॉय को इससे क्या बेनिफिट हुआ, और जो भी वैल्यू निकलेगी वो उसकी सैलरी में हमें ऐड करना है। सिंपल, बस यही काम करना है। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन हो सकती है। अगर एम्प्लॉय ऑफिस पर्पज के लिए कार यूज कर रहा है, राइट, ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो आप मुझे बताएंगे, अपने कॉमन सेंस से बताएंगे कि ये एम्प्लॉय अगर ये कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए अगर ये कार यूज कर रहा है, तो उसको पर्सनल कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या इसमें, इसमें कुछ पर्सनल बेनिफिट है, नहीं है भैया। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, वो ऑफिस में अपनी गाड़ी से आएगा, जो भी टू व्हीलर होगी, जो भी होगा, मतलब ऑटो से आएगा, टैक्सी से आएगा, जो भी आएगा, फिर कार लेगा, और अगर क्लाइंट को मिलने जाना है तो वो क्लाइंट को मिलने जाते समय सिर्फ कंपनी की कार यूज करेगा, मतलब कंपनी के लिए ही कार यूज कर रहा है, ऑफिस पर्पज के लिए कार यूज कर रहा है। तो इसमें इसका पर्सनल बेनिफिट कुछ है क्या, नहीं है। अगर ये कार प्योरली ऑफिस पर्पज के लिए होती है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा कि यहाँ पे कोई परक्विजिट नहीं है। मतलब परक्विजिट कब होती है, परक्विजिट तभी होती है जब एम्प्लॉय को कुछ पर्सनल बेनिफिट हो उससे। मुझे पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है,
है ना, कंपनी के लिए यूज कर रहा हूं मैं कार, खुद का मतलब कुछ यूज ही कर ही नहीं रहा हूं, तो यहाँ पे नो परक्विजिट, नो परक्विजिट, नथिंग विल बी टैक्सेबल, कोई टैक्स हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, या फिर उसकी सैलरी में ऐसा कार देने के बाद कोई भी वैल्यू यहाँ पे जोड़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि बंदा ये जो कार है वो प्योरली किसके लिए यूज कर रहा है, ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा है। सेकेंड सिचुएशन में पर्सनल पर्पज के लिए कार दी गई है। हाँ, अब यहाँ पे मुझे आपके कॉमन सेंस से बताओ, देखो बच्चों जैसे कंसेप्ट है, अगर इसको समझेंगे ना, इनकम टैक्स बहुत हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, हाँ हार्ड है, वास्ट है, हार्ड नहीं है, कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझना चाहेंगे तो जरूर समझेंगे कंसेप्ट। अब यहाँ पे आप खुद बोल सकते हो मुझे कि क्या पर्सनल पर्पज के लिए मुझे कार दी गई है, तो इसमें मेरा कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, क्या ये कार मैं कंपनी के लिए यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं, प्योर पर्सनल पर्पज के लिए कार यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरा खर्चा बच रहा है ना, मुझे नई कार लेने की जरूरत नहीं है, मेरा खर्चा कंपनी उठा रही है, कंपनी की कार में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी बीवी को लेके जा रहा हूँ, जो भी मेरी गर्लफ्रेंड है उसको लेके जा रहा हूँ, बच्चों को लेके जा रहा हूँ, अपने माँ बाप को लेके जा रहा हूँ, पूरा पर्सनल पर्पज के लिए कार यूज कर रहा हूँ, मतलब कार दूसरे की, और यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो यहाँ पे प्योर, यहाँ पे वर्क विजिट है, यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट एम्प्लॉय को हो रहा है, और जब जब भी एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट होगा, तो इनकम टैक्स वालों के दिमाग में जो भी है मतलब खुजली होना शुरू हो जाता है, और इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि तेरे को मिला मतलब हमको भी चाहिए, तेरे को पर्सनल बेनिफिट हुआ ना, बस वो पर्सनल बेनिफिट जो हुआ, तेरा जो बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट में हमें भी थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, और आपकी सैलरी में ये पर्सनल पर्पज वाली जो कार है, इसका जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, उसकी वैल्यू तो हम ऐड करके रहेंगे। अब थर्ड केस में बहुत मुश्किल हो जाएगा। थर्ड केस में क्या है कि बंदा कंपनी के लिए भी यूज कर रहा है, ये देखिए कंपनी के लिए भी यूज कर रहा है और पर्सनल के लिए भी यूज कर रहा है। अब इसमें कितना कंपनी के लिए यूज किया और कितना पर्सनल के लिए यूज किया, ये तो जान पाना बहुत कठिन है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स ने सिंपल सिंपल रूल दिए कि भाई ऐसी सिचुएशन में हम परक्विजिट की वैल्यू कितनी मानेंगे, मतलब देखिए कंपनी के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल के लिए भी यूज कर रहा है, हमें टैक्सेबल कौन सा करना है, सिर्फ पर्सनल बेनिफिट अगर कुछ हो रहा है परक्विजिट से, तो ही हमें टैक्स लगाना है। अगर प्योरली प्योरली मैं कंपनी के लिए यूज कर रहा हूं, तो मेरा उसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, पर्सनल बेनिफिट जो हो रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी हमें करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रूल्स है वो रूल स्टडी करने पड़ेंगे। तो चलिए हम रूल्स पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमें परक्विजिट टैक्सेबल करना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय को मिल रही है, और एम्प्लॉय इन तीनों में से किसी एक रीजन के लिए कार यूज कर सकता है, ऑफिस पर्पज ओनली, पर्सनल पर्पज ओनली, या फिर बोथ पर्पज, बोथ पर्पज मतलब दोनों ही पर्पज के लिए कार यूज कर सकता है, कंपनी के लिए भी और पर्सनल। और कार किसकी हो सकती है, खुद की एम्प्लॉयर की हो सकती है, या फिर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, का मतलब होता है एम्प्लॉयर ने भी ये कार किसी और से रेंट पे लिया है और एम्प्लॉय को दे दिया है, राइट। अब इसके रूल के ऊपर हम चलते हैं। अब देखिए, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, रूल 3B, राइट, जो 3 है, राइट, सब रूल 2 है, जो भी है, मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब देखिए, बहुत अच्छा टेबल बना के दिया है इंस्टीट्यूट ने, इस टेबल को देखने के बाद सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, इस टेबल को छोड़ के इस परक्विजिट के लिए किसी भी तरह के दूसरे नोट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ कवर्ड है। देखिए अब ये टेबल कैसे रीड करना है, सबसे पहले कार अगर किसकी है, एम्प्लॉयर की, कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर एंड कार इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। मेंटेन का मतलब समझते हो, मतलब कार का सर्विसिंग करना, कार में पेट्रोल भरना, सारी चीजें कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर ही कर रहा है। कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। कार का मेंटेनेंस कौन कर रहा है, मेंटेनेंस तो समझते होंगे आप, आपके पास भी गाड़ियां होगी, उसका मेंटेनेंस तो आप ही करते होंगे ना, उसमें पेट्रोल भरना,
उसमें उसकी सर्विसिंग करना, उसके टायर्स चेक करना, अगर टायर खराब हो गया तो बदल देना, जो भी मतलब जो भी चीजें होती है उसे मेंटेनेंस बोला जाता है। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की खुद की कार है। मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है। अब यूज बाय एम्प्लॉय फॉर, मतलब एम्प्लॉय कार किसके लिए यूज कर रहा है, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला वाला पॉइंट, अगर एम्प्लॉय ये कार भले ही एम्प्लॉयर की कार हो, मेंटेन भी एम्प्लॉयर कर रहा हूं, प्योरली ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो मुझे कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा है क्या उसमें? नहीं, मुझे कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मैं कार किसके लिए यूज कर रहा हूं? प्योरली कंपनी के लिए, मतलब ऑफिस के लिए यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट ए परक्विजिट, ये परक्विजिट नहीं है। हु इज अ चार्जेबल, कोई भी इसमें चार्जेस आपकी सैलरी में ऐड नहीं किए जाएंगे, राइट। अब सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है देखो, सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है कि अगर ये कार पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है, पर्सनल पर्पज आईआरए आया, मतलब यहाँ पे हमें टैक्सेबल करना है, मतलब करना है। अब यहाँ पे पर्सनल पर्पज के लिए अगर कार यूज हो रही है, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? तो टैक्सेबल वैल्यू ये वाला कॉलम देखिए, टैक्सेबल वैल्यू बोला गया है यम प्लस डी। यम प्लस डी का मतलब क्या होता है? तो इसको नीचे देखते हैं, यम के ऊपर ये वन वाला साइन है और डी के ऊपर ये उसके सिर के ऊपर दो वाला साइन है। तो नोट नंबर वन यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए यम का मतलब होता है एम्प्लॉयर को कितना मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, और डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार, ये पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, गड़बड़ मत कीजिए, बहुत अच्छे से और सुकून से पढ़िए। देखिए कार किसकी है? एम्प्लॉयर की कार है। मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर भी कर रहा है। दोनों चीजें कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है। अब एम्प्लॉय वो कार किसके लिए यूज कर रहा है? पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय को तो पूरा बेनिफिट ही बेनिफिट है। कार भी दूसरे की, पेट्रोल भी वही डाल रहा है, घूमो फिरो जहां पे घूमना है वहां पे गिरो। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हुआ? यहाँ पे मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन, दो चीजों का यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। मतलब उसको मेंटेनेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है। अच्छा, कार का जो यूज कर करके डिप्रिसिएशन होने वाला है, डिप्रिसिएशन तो जानते होंगे आप, अकाउंट्स तो पढ़ते होंगे कि कार को यूज करने के बाद, मतलब किसी भी एसेट को यूज करने के बाद उसका डिप्रिसिएशन होता है। तो वो जो डिप्रिसिएशन हो रहा है आपके यूज करने की वजह से, वो भी एम्प्लॉयर को ही भरना पड़ रहा है, मतलब एम्प्लॉयर ही उसको बियर कर रहा है। तो आपको कितना बेनिफिट हुआ? इनकम टैक्स क्या बोलता है? जितनी भी मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉयर कर रहा है ना, मेंटेन करने की कॉस्ट, उसकी रिसिट ली जाएंगी, है ना। टायर बदल दिया, पेट्रोल भर दिया, जो भी रिसिट्स होंगी वो रिसिट्स यहाँ पे जोड़ दी जाएंगी, और जितनी भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, और डिप्रिसिएशन कार का कितना लिया जाएगा? 10%। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार दिया एम्प्लॉय को, मान लीजिए कार की वैल्यू है ₹10 लाख, राइट। ये पर्सनल पर्पज वाली सिचुएशन मैं समझा रहा हूँ, राइट। कार 10 लाख की, मेंटेनेंस कितना कर रहा है एम्प्लॉयर? साल में सपोज मान लीजिए उसको मेंटेनेंस लग रहा है 20,000 पर एनम, 20,000 पर एनम, है ना। मेंटेनेंस कार के ऊपर कितना कर रहा है? और कार कहाँ पे यूज हो रही है? प्योर पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पूरा पर्सनल पर्पज के लिए अगर कार यूज हो रही है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन ऑफ द कार, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला ऐसा समझा जाएगा। मतलब यहाँ पे डिप्रिसिएशन ले लेंगे, मेंटेनेंस कितना है? 20,000 का मेंटेनेंस एम्प्लॉयर को लगा, और डिप्रिसिएशन कितना? 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार। कार की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10 लाख, उसके ऊपर 10% कितना होता है? 1 लाख रुपीज। तो ये टोटल कितना हो गया? 1,20,000। ये वाला पोर्शन सैलरी में ऐड किया जाएगा, है ना, एडेड टू द सैलरी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एडेड टू द, एडेड टू द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि बेनिफिट किसको मिला यहाँ पे? एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला, बराबर है ना, प्योर बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला। सेकंड सिचुएशन, सॉरी थर्ड सिचुएशन, अब थर्ड सिचुएशन में देखिए, हो सकता है कि कार दोनों पर्पज के लिए यूज होती हो, बोथ पर्पज। अब बोथ पर्पज में
है ना, बोथ पर्पज में किसको टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे या फिर कितनी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि अगर एम्प्लॉय वो कार ऑफिस के लिए भी यूज करता है और पर्सनल के लिए भी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बोला गया है ₹1800 और 2400 पर मंथ के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा हम मान लेंगे। देखिए सुकून से समझिए, दोनों पर्पज के लिए अगर कार यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, दोनों पर्पज के लिए कार यूज कर रहा है एम्प्लॉय, ऑफिस पर्पज के लिए भी यूज कर रहा है और पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज कर रहा है, तो पर विजिट की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, ₹1800 पर मंथ या फिर ₹2400 पर मंथ। अब सर आप पूछेंगे कि सर ये 1800 और 2400 ये दो अलग अलग क्यों दिया है, इसको भी मैं समझाता हूँ, इसको भी समझाता हूँ। इसके लिए हम क्या देखेंगे, नोट नंबर 3 देखेंगे। नोट नंबर 3 में क्या बोला कि ₹2400 पर मंथ कब माना जाएगा और ₹1800 पर मंथ कब माना जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि अगर कार हायर कैपेसिटी की होगी तो ₹2400 लिया जाएगा, हायर कैपेसिटी वाली कार, और अगर कार छोटी कार होगी, लोअर कैपेसिटी वाली कार होगी, तो ₹1800 पर मंथ के हिसाब से आपको बेनिफिट मिला, ऐसा माना जाएगा। अब हायर कैपेसिटी की कार मतलब कौन सी कार होती है सर, यहाँ पे दिया है नीचे हैश, हायर कैपेसिटी कार मींस कार हुज क्यूबिक कैपेसिटी, हम सीसी बोलते हैं जनरली, पता है ना आप लोगों को सीसी क्या होता है, सीसी क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन अगर 1.6 लीटर के ऊपर है तो उसे हायर कैपेसिटी वाली कार बोला जाएगा, और अगर सीसी उसकी 1.6 लीटर से कम है तो उसे लोअर कैपेसिटी वाली कार बोला जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए कार किसके लिए यूज हो रही है, बोथ पर्पज के लिए। बोथ का मतलब कि क्या होता है, ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है और पर्सनल के लिए भी यूज हो रही है ना। हमें ऑफिस वाला पार्ट टैक्सेबल नहीं करना, पर्सनल वाला पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है इसका। अब कितना बेनिफिट मिल रहा है, बोलता है इनकम टैक्स ₹2400 पर मंथ के हिसाब से हम ऐड कर देंगे आपकी सैलरी में। अगर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2400 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 28,800, इतना पैसा आपकी सैलरी में एडेड टू द सैलरी, राइट, एडेड हो जाएगा, या फिर ₹1800 पर मंथ के हिसाब से ऐड हो जाएगा, जितने दिन कार यूज किया उतने दिन के लिए। हाँ, यहाँ पे 12 वाला फिक्स नहीं है, अगर 6 महीने के लिए कार यूज करता है तो सिर्फ 6 महीने का पर विजिट ऐड हो जाएगा। ये तो पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए कि जितने दिन कार यूज करता है उतनी ही पर विजिट की वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो ₹1800 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 21,600, इतना बेनिफिट आपको मिला, ऐसा मान लिया गया है, राइट, ऐसा मान लिया गया है, और इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सैलरी में यहाँ पे ऐड हो जाएगी, राइट। अब ₹2400 कम कब लेंगे आप, अगर हायर कैपेसिटी वाली कार है, हायर कैपेसिटी वाली कार, और अगर ₹1800 लोअर कैपेसिटी वाली कार। सर लेकिन एग्जाम में कैसे समझेंगे हम कि कौन सी कार हायर कैपेसिटी वाली है और कौन सी कार लोअर कैपेसिटी वाली है। बेटा एग्जाम में ये दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कार हैविंग 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी या फिर 1.7 लीटर सीसी है, तो 1.7 आ गया तो आप समझ लीजिए हायर कैपेसिटी वाली कार है। अगर ऐसा बोला गया कि 1.6 लीटर सीसी है तो आप लोअर कैपेसिटी वाली कार समझ लीजिए, 1.5 लीटर सीसी है तो समझ लीजिए कि ये लोअर कैपेसिटी वाली कार है। तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कार की कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से आपको 2400 और 1800 जो भी बनता है एज द केस में भी आपको ऐड करना है। आई होप यू, आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या देखा, लेकिन ये 1800 और ₹2400 मंथ कब लिया जाएगा, जब दोनों ही चीजें एम्प्लॉयर की है। कौन सी, कार भी एम्प्लॉयर की है और मेंटेन भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। अब मेंटेनेंस का मतलब तो मैंने समझा, मैं समझा चुका हूं। ये हो गई पहली वाली सिचुएशन। अब दूसरी वाली सिचुएशन क्या है वो देखो, हर सिचुएशन में तीन तीन सिचुएशन बनी। अब देखो सेकंड वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, कार इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, मतलब कार अपने मालिक की कार है ना, मालिक की कार है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है एम्प्लॉय। मतलब उसमें कंपनी ने क्या दिया, सिर्फ कंपनी ने सिर्फ कार दिया,
और बोला कि भाई इसका टायर फट गया, पेट्रोल का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा खुद तेरे खुद के पैसे से करना पड़ेगा, वो कंपनी पे नहीं करेगी। ऊपर वाली सिचुएशन में ऐसा था क्या? ऊपर वाली सिचुएशन में ऐसा नहीं था। ऊपर वाली सिचुएशन में दोनों ही चीजें एम्प्लॉयर कर रहा था, है ना, एम्प्लॉयर कर रहा था। टायर फट गया, पेट्रोल डालने का काम भी एम्प्लॉयर ही कर रहा था, कंपनी कर रही थी। लेकिन ये सेकंड वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है? एम्प्लॉयर ने आपको सिर्फ कार दिया बेटा, सिर्फ कार दिया, बाकी सारा खर्चा जो होगा कार के ऊपर का, पेट्रोल का खर्चा होगा, सर्विसिंग का खर्चा हो जाएगा उसका, अगर कुछ दिक्कत होती है तो मेंटेनेंस गराज में लेके जाना पड़ा, सारे खर्चे कौन करेगा? एम्प्लॉई करेगा। तो यहाँ पे अब इस सिचुएशन अगर ये ऑफिस पर्पज के लिए होती है यूज कार, देखिए तीनों ही सिचुएशन यहाँ पे कुल मिला के तीन सिचुएशन है, कुल मिला के तीन सिचुएशन है। तीनों ही सिचुएशन में अगर कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए यूज हो रही है तो मेरा उसमें कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट? समझ लीजिए इस बात को। ऑफिस पर्पज के लिए सिर्फ कार यूज हो रही है, भले ही वो एम्प्लॉयर की कार हो, एम्प्लॉय की कार हो, मेंटेन कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए यूज हो रही है तो उसमें मेरा कुछ भी पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो ये नॉट ए परक्विजिट, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल बोला जाएगा। ऑफिस पर्पज के लिए होने वाली कार, यूज होने वाली कार का कोई भी पैसा सैलरी में ऐड नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन, अगर ये कार पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है, पर्सनल पर्पज आया रे आया, मतलब यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ डी दिया है, अब मुझे बताइए यहाँ पे डी क्यों दिया होगा? सिर्फ डी क्यों दिया? यहाँ ऊपर की सिचुएशन में एम प्लस डी दिया था, यहाँ पे सिर्फ डी क्यों दिया? अरे यहाँ पे डी देने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ डिप्रिसिएशन आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। सर मेंटेनेंस क्यों नहीं ऐड कर रहा है? मेंटेनेंस बेटा इसलिए ऐड नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉय खुद कर रहा है मेंटेनेंस। ऊपर की सिचुएशन में मेंटेनेंस कौन कर रहा था? ऊपर की सिचुएशन में मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर ही कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे मेंटेनेंस को भी जोड़ा गया था। अब यहाँ पे मैं खुद से मेंटेनेंस कर रहा हूँ, पेट्रोल का पैसा मैं खुद के पैसे से डाल रहा हूँ, एम्प्लॉय बोल रहा है मैं खुद पैसा डाल रहा हूँ, उसका मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बेनिफिट जो भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सिर्फ कार का बेनिफिट मुझे मिल रहा है ना, मेंटेनेंस तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। ऊपर की सिचुएशन में मेंटेनेंस भी कंपनी कर रही थी और डिप्रिसिएशन तो वो तो कंपनी का ही हो रहा है। नीचे वाली केस में कंपनी का ज्यादा से ज्यादा क्या जा रहा है? कंपनी की सिर्फ कार दिया है कंपनी ने, ज्यादा से ज्यादा कंपनी को लॉस हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिया जाएगा। और अगर यही कार है ना, मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। बोथ पर्पज के लिए यूज हो रही है, दोनों पर्पज के लिए, ऑफिस पर्पज और किस पर्पज के लिए? पर्सनल पर्पज, दोनों पर्पज के लिए हो रही है। तो यहाँ पे 600/900 पर मंथ के हिसाब से हम क्या करेंगे? परक्विजिट ऐड करेंगे। लेकिन सर ये ऊपर 1800 दिया था, यहाँ पे 600 और 900 क्यों लिया है? बेटा ऊपर की सिचुएशन में मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा था, इसीलिए पैसा बढ़ा करके यहाँ पे ले लिया था। अब नीचे की केस में, ये सेकंड वाली सिचुएशन में मेंटेनेंस कौन कर रहा है? मेंटेनेंस तो एम्प्लॉय खुद कर रहा है। तो मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉय खुद कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो बाकी का पैसा होगा वही यहाँ पे लिया जाएगा, जो भी कंपनी को यहाँ पे बियर करना पड़ रहा है। तो 600/900 पर मंथ। अब 600 किसको? 600 लोअर कैपेसिटी वाली कार को, 900 किसको? हायर कैपेसिटी वाली कार को। अब लोअर कैपेसिटी और हायर कैपेसिटी मैंने आपको समझा दिया है, किसे लोअर कैपेसिटी और किसे हायर कैपेसिटी बोला जाएगा, राइट? तो ये हो गया परक्विजिट। 1800 रुपए कब लेंगे? जब दोनों ही चीज है, मेंटेन बाय एम्प्लॉई, सॉरी मेंटेन बाय एम्प्लॉयर और ओन बाय एम्प्लॉयर। सेकेंड वाली सिचुएशन, ओन बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन बाय एम्प्लॉय, है ना, 600 900 सिर्फ डिप्रिसिएशन। अब थर्ड केस में क्या है? देखो बड़ी इंटरेस्टिंग केस है थर्ड केस में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? कुछ भी नहीं यहाँ पे, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ पाओगे। थर्ड केस में क्या बोला गया है? कार एम्प्लॉय की है, मतलब कार आपकी है ना, कार आपकी है, आपने पैसा देके खरीदा है कार को, लेकिन उसे मेंटेन करने का काम एम्प्लॉयर कर रहा है। आया समझ में? एम्प्लॉय की कार है, मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। मतलब एम्प्लॉयर बोल रहा है कि भाई तेरी कार लेके आ, हम उसमें पेट्रोल डाल देंगे, उसकी सर्विसिंग का खर्चा दे देंगे। जनरली ये सिचुएशन हो जाती है। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिले
और वहां पे बोला गया है कि आपको टू व्हीलर लाना कंपलसरी है या फिर आपकी गाड़ी लाना कंपलसरी है, तो गाड़ी आप खुद लाएंगे, उसमें पेट्रोल भरने का, सर्विसिंग करने का जो भी काम होगा वो एम्प्लॉयर करेगा, क्योंकि कार किसके लिए यूज हो रही है, कंपनी के लिए यूज हो रही है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में अगर ये कार ऑफिस के लिए यूज होती है तो नॉट ए परक्विजिट, ऑफिस के लिए सिर्फ यूज हो रहा है तो कोई भी परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। अब पर्सनल पर्पज के लिए हो रहा है यूज, तो यहाँ पे यम लिखा है। बेटा यम क्यों लिखा है, यम इसलिए लिखा है क्योंकि डिप्रिसिएशन तो आपका हो रहा है, क्योंकि कार तो आपकी खुद की है, बराबर है। कंपनी का कुछ लॉस हो रहा है क्या इसमें, कंपनी का कार का डिप्रिसिएशन हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कंपनी की तो कार है ही नहीं। तो कंपनी को कितना खर्चा पड़ रहा है, कंपनी आपके ऊपर कितना खर्चा कर रही है, सिर्फ मेंटेनेंस का पैसा खर्च कर रही है, तो वो मेंटेनेंस का पैसा यहाँ पे ऐड किया जाएगा। और अगर ऐसी कार बोथ पर्पज के लिए यूज होती है, दोनों पर्पज के लिए यूज होती है, तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज अ reduced बाय द 1800/2400 per month, further deduction of 900 per month for driver और a higher deduction if prescribed conditions are satisfied। इसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर सम सॉल्व करने के बाद देखा जाएगा कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है। मैं ये बाद में समझाऊंगा आपको, एटलीस्ट आपको ये पॉइंट्स तीनों कवर हो चुके होंगे। अब चौथी वाली सिचुएशन क्या है, कार भी एम्प्लॉय की है, मेंटेन भी एम्प्लॉय कर रहा है। अब मेरी कार मैं ही मेंटेन कर रहा हूं और किसी भी पर्पज के लिए यूज करने दो, कंपनी मुझे कुछ दे रही है क्या, कंपनी मुझे कुछ भी पैसा नहीं दे रही है। मतलब मेरी कार में मेरे, जैसे कि आप कॉलेज चले जाते हो, आपकी आपकी बाइक, आप ही पेट्रोल भर रहे हो, तो आपको उसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, है ना। आपकी बाइक से आप कॉलेज चले जा रहे हो, कॉलेज आपको उसका कोई पैसा नहीं दे रहा है ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको कुछ पैसा नहीं दे रहा है। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो किसी भी पर्पज के लिए यूज करने दो, कोई परक्विजिट नहीं है, क्योंकि मेरी कार मैं ही यूज कर रहा हूँ, मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, राइट। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी लैंग्वेज जो भी मतलब समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं अपन।